सोचिए, एक पल के लिए आपके सामने एक ऐसी चीज़ है जो कि 150 मिलियन डॉलर की है, जो समुद्र में तैरती है, जो दुनिया का सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और जो आपको अमीरी बना सकती है और बर्बाद भी। मैं बात कर रहा हूँ एक कार्गो शिप की। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये कितने की है। असली सवाल ये है, जब आप इसे खरीद लेते हैं तो आगे क्या होता है। एक मॉडर्न कार्गो शिप की कीमत 50 मिलियन से लेकर 150 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। ये एक कमर्शियल एयरलाइन से भी महंगा है और कुछ छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, जिस कंपनी का नाम उस शिप के साइड में लिखा होता है वो उसकी मालिक नहीं होती। और इससे भी बड़ा सवाल, 150 मिलियन डॉलर की ये तैरती हुई चीज़ आपको पैसे कैसे बना कर देती है। क्योंकि शिपिंग में ओनरशिप और ऑपरेशन ये दो बिल्कुल अलग अलग बिजनेस होते हैं और ओनरशिप उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। जब लोग कार्गो शिप सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है लोहा और कंटेनर्स, लेकिन एक मॉडर्न कंटेनर वेसल असल में एक तैरता हुआ इंडस्ट्रियल शहर है। इसमें होता 40,000 टन से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्टील, जो इस तरह से जोड़ा जाता है कि समुद्र की विशाल लहरों में भी टूटे ना। इसका इंजन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता है और 1 लाख हॉर्स पावर जनरेट करता है और इसकी उम्र होती है 25 साल। चाइना का CSSC हो या साउथ कोरिया का हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, इन्हीं जगहों से दुनिया के सबसे बड़े जहाज बनते हैं और इसकी कीमत तय होती है उस वक्त लोहे के भाव से, इंजन के टाइप से, शिपयार्ड की कैपेसिटी से और सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड से और ग्लोबल शिपिंग डिमांड से। शिपिंग प्राइसेस रियल एस्टेट की तरह नहीं चलते, ये वॉयलेट स्टॉक्स की तरह बिहेव करते हैं। बूम में प्राइसेस आसमान छूते हैं और डाउन टर्न में ज़मीन पर आ गिरते हैं। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस में कुछ शिप्स की वैल्यू एक साल में 40% तक गिर गई। जो शिप 100 मिलियन में बनी थी वो पानी में उतरने से पहले ही 60 मिलियन की रह गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि डिमांड गिर गई थी। ग्लोबल शिपिंग में 3 मेन प्लेयर्स हैं, शिप बिल्डर्स, शिप ऑपरेटर्स और शिप ओनर्स, और ये तीनों ऑलमोस्ट हमेशा अलग अलग कंपनीज होती हैं। मैरेस्क, MSC या CMA CGM, इनका लोगो शिप के साइड में लिखा हुआ होता है। बहुत सारे सिंपली चार्टर पर होते हैं। तो फिर उस 150 मिलियन डॉलर के जहाज़ का असली मालिक कौन है? वो हो सकता है एक ग्रीक शिपिंग फैमिली जो एथेंस में बैठकर दुनिया के 20% मर्चेंट फ्लीट को कंट्रोल करती है। ये एक मल्टी जनरेशनल कला है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। वो हो सकता है एक जर्मन की फंड जहां आम लोग मिलकर पैसे लगाते हैं और टैक्स बेनिफिट्स पाते हैं, या फिर एक जापानीज लीजिंग कंपनी जो शिप को सिर्फ बैलेंस शीट पर डेप्रिसिएशन एसेट की तरह रखती है, या न्यूयॉर्क या लंदन का कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म। ये लोग कार्गो नहीं चलाते, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि शैंगन से लॉस एंजल्स तक प्ले स्टेशन कैसे पहुंचेगा। वो बस अपना जहाज़ किराए पर देते हैं। शिप ओनिंग बेसिकली एक हाई स्टेक्स लीजिंग बिजनेस है। पैसे वापस पाने के लिए आपको शिप चार्टर करनी होगी। 3 मेन चार्टर टाइप्स हैं। पहला टाइम चार्टर, ये एक सेफ बैट है। ऑपरेटर एक फिक्स डेली रेट पर शिप रेंट करता है, मान लीजिए $40,000 पर डे। 3 साल के लिए ओनरशिप देता है, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और क्रू भी। ऑपरेटर फ्यूल, पोर्ट फीस और कार्गो संभालता है। अगर रेट्स हाई हो तो आपने अच्छा डील लॉक किया है, लेकिन अगर बाद में मार्केट सर्ज हुआ तो आप पुराने रेट में फंसे रहेंगे। दूसरा बेयरबोट चार्टर, यहाँ ऑपरेटर सिर्फ जहाज़ किराए पर लेता है, क्रू, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस सब उसका। ओनर के लिए इनकम कम होती है, लेकिन झंझट भी शून्य। चाबी दो और मंथली चेक का इंतज़ार करो। तीसरा स्पॉट मार्केट, यहाँ शिप वोएज बाय वोएज रेंट होती है, रेट्स हर दिन बदलते हैं। जब स्वेज कैनाल में 2021 में एवरग्रीन शिप फंसी और ग्लोबल ट्रेड रुक गए, स्पॉट रेट्स रॉकेट बन गए। जो शिप $15,000 पर डे पर जाती थी वो $1.5 लाख पर डे पर जाने लगी। ओनर्स महीनों में बिलियनर बन गए। लेकिन 2023 में जैसे सप्लाई चेन नॉर्मल हुई, रेट्स 70% तक गिर गए। स्पॉट मार्केट वहाँ है जहाँ जनरेशनल वेल्थ बनती है और तबाही भी। लगभग कोई भी कैश में शिप नहीं खरीदता। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, 30% इक्विटी, 70% बैंक फाइनेंसिंग। मैरीटाइम बैंक्स इसके लिए बड़े लोन्स देते हैं, जिसका कोलेटरल
खुद शिप होती है। खुद को बचाने के लिए ओनर्स लीगल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगर किसी ग्रीक मैग्नेट के पास 50 शिप्स हैं तो वो उन्हें एक कंपनी के नाम पर नहीं रखता, बल्कि 50 अलग अलग शेल कंपनीज बनाता है। अक्सर लिब्रिया, मार्शल आइलैंड्स या पनामा में रजिस्टर्ड होते हैं। एक कंपनी एक शिप। क्यों? क्योंकि अगर एक शिप ऑयल स्पिल करे या बैंकरप्ट हो जाए तो बाकी फ्लीट सेफ है। लेकिन एक बड़ा खतरा है। मान लीजिए आपने $100 मिलियन की शिप के लिए $70 मिलियन का लोन लिया। एक साल बाद मार्केट क्रैश हुआ और शिप की वैल्यू $50 मिलियन रह गई। अब आपका लोन उसकी वैल्यू से ज़्यादा है। बैंक घबरा कर कैश मांगेगा, आप दे नहीं सके तो फ्लीट जब्त। शिपिंग हिस्ट्रीज ऐसी कंपनीज के किस्सों से भरी हुई है जो कि ओवर लेवरेज की वजह से डूब गई। मान लीजिए आपने लोन परफेक्टली मैनेज किया है, फिर भी एक दुश्मन है, रेगुलेशंस। शिप फिजिकली 25 साल तक चलती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट रूल्स इस इंडस्ट्री को उल्टा कर रहे हैं। डिकार्बोनाइजेशन की मांग है, नए फ्यूल सिस्टम, इंजन रेट्रोफिट्स, एग्जॉस्ट, स्क्रबर्स, हर शिप पर लाखों डॉलर खर्च। और अगर आपने आज LNG पर चलने वाली शिप बनाई और 10 साल बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड ग्रीन मेथनॉल हो गया, आपकी शिप स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगी। चलाना महंगा, कुछ पोर्ट्स में तो इलीगल, बेचना नामुमकिन। $150 मिलियन से ज़ीरो हो जाएंगे। ओनर्स हमेशा फ्यूल ट्रेंड्स, कार्बन टैक्सेस और जियोपॉलिटिक्स पर जुआ खेल रहे हैं। शिपिंग पेशेंस को रिवॉर्ड करती है और ओवर कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर देती है। इसलिए शिप्स को वॉलेटाइल कमोडिटीज़ की तरह ट्रेड किया जाता है। बूम में $150 मिलियन की शिप 180 मिलियन में बिकती है, क्रैश में $90 मिलियन पर आ जाती है। कुछ ओनर्स का इरादा शिप को पूरी ज़िंदगी ऑपरेट करने का होता ही नहीं है। वो स्पेक्यूलेट करते हैं, सस्ते में खरीदो, ऊंचे चार्टर पर लगाओ और ऊंचे में बेचो। और जब शिप का 25 साल का सफ़र ख़त्म होता है तब भी उसकी वैल्यू बची रहती है। उसे आखिरी बार समुद्र में उतारा जाता है और इंडिया के अलांग या बांग्लादेश के शिप ब्रेकिंग बीचेस पर चलाकर किनारे पर चढ़ा दिया जाता है और इसे हाथों से तोड़ा जाता है। ओनर को उसके स्टील के स्क्रैप वेट के पैसे मिलते हैं। एक बड़े कार्गो शिप पर $15 मिलियन तक का स्क्रैप मिलता है। ये इस एसेट का आखिरी और पक्का फ्लोर है। मारिस जैसे ऑपरेटर्स के लिए शिप खुद खरीदना बेहद कैपिटल और इंटेंसिव है। अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाए तो 500 ओन शिप्स वाले ऑपरेटर्स को 500 मॉर्टगेजेस भरने होंगे। चाहे शिप्स खाली चले, चार्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी देता है। डिमांड गिरे तो शॉर्ट टर्म में चार्टर एक्सपायर होने दो, शिप्स वापस कर दो। ऑपरेटर्स लीन रहता है, ओनर फाइनेंशियल हिट लेता है। ये ओनरशिप और ऑपरेशन का सेपरेशन पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क फैला देता है। ऑपरेटर्स बैंकरप्ट हो जाएं, शिप्स गायब नहीं होती। ओनर्स उन्हें वापस लेकर किसी कॉम्पिटिटर को चार्टर कर देते हैं। कंपनीज मर सकती हैं लेकिन शिप चलती रहती है। $150 मिलियन की शिप खरीदना स्टील रेंट करना नहीं है, इसका मतलब है भारी कर्ज संभालना, मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल प्रेडिक्ट करना, एनवायरमेंट रेगुलेशंस पर दाव लगाना और ब्रूटल वोलेटिलिटी में सर्वाइव करना। लेकिन जब आप इसे सैकड़ों शिप्स पर मल्टीप्लाई करते हैं, डेप्थ का लेवरेज करते हैं और ग्लोबल ट्रेड की लहरों को पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि आधुनिक मैरिटाइम एम्पायर्स कैसे बनते हैं। कार्गो को कंट्रोल करके नहीं, बल्कि रिस्क को रूथलेसली कंट्रोल करके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।